आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2, जो उसका नाम है दो ध्रुवता का अंत। इसमें एक टॉपिक आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आगे जो हमारा जो टॉपिक है वो शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी के बारे में पहला टॉपिक हमारा है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी होता क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके परिणाम क्या है, बस वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं शॉक थेरेपी होता है। शॉक थेरेपी मतलब का अर्थ होता है किसी को आघात करके उपचार करना। मतलब मान लो मैंने किसी को चोट करा और फिर मैं उसी का उपचार कर रहा, तो उसका मतलब हो गया मैं शॉक थेरेपी कर रहा हूँ। शॉक थेरेपी इसको हम कहते हैं शॉक थेरेपी। अब हम आते हैं 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए जो देश बन गया, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। क्योंकि सोवियत संघ की जो सामाजिक व्यवस्था विचारधारा पर बना थे, इसलिए वह सभी उद्योगों और सरकार के अधीन काम करते। जितने उद्योग थे वो किसके अधीन काम करते थे? सरकार, जो गवर्नमेंट थी उसके अधीन वो काम करते थे, जिसकी वजह से जो शॉक थे जितने भी उद्योग आए तो वो एक तरह से फेल रहे, क्योंकि शॉक थेरेपी समाजवादी विचारधारा पर थी। जो जितने भी उद्योग थे वो सरकारी थे, काम किया करते थे। अब सोवियत संघ में विघटन के बाद सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था, तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो जितने भी देश थे वहाँ पे क्या आ गया? पूंजीवादी व्यवस्था। और शॉक थेरेपी द्वारा सभी सरकारी उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। मतलब इन्होंने जितनी भी सरकारी उद्योग थे वो उन्होंने निजीकरण कर दिया, एक तरह से जो इंडिविजुअल होते हैं उनको दे दिया। अब दूसरे शब्दों में कहें, गवर्नमेंट सेक्टर को सीधा चेंज कर दिया गया, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया गया। इस बदलने को ही शॉक थेरेपी कहा गया। जो ये बदलाव हुआ उसी को एक तरह से उन्होंने शॉक थेरेपी नाम दिया है। अब आते हैं शॉक थेरेपी जो है उसका उद्देश्य क्या था, मतलब उसका जो काम उद्देश्य क्या था। तो राज्य की संपदा का निजीकरण, पहला इसका जो मतलब आया कि जो राज्य है, जो स्टेट है, उसकी जो संपदा है, प्रॉपर्टी है, उसका निजीकरण कर देना, प्राइवेटाइजेशन करना। मुक्त व्यापार को अपनाना, यानी कि जो फ्री ट्रेड है उसको एक तरह से आप अपनाना, तो इसको कहते हैं मुक्त व्यापार को अपनाना। और पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को से जुड़ना, जो पश्चिमी देश थे जैसे अमेरिका हो गया, इन सभी देशों से आपस में जुड़ना, तो इसको कहते हैं शॉक थेरेपी का ये एक तरह से उद्देश्य था। अब जब शॉक थेरेपी आया तो उसको परिणाम क्या निकले वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। तो पूरी तरह से जो शॉक थेरेपी के परिणाम अगर हम देखते हैं, पूरी तरह से क्या था? असफल था। रूस का औद्योगिक ढांचा पूरा एक तरह से टूट गया। वहाँ का जो रूस की जो मुद्रा है रूबल, वो उसकी गिरावट आ गई। समाज कल्याण की व्यवस्था में पूरी बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी कंपनियों की उल्टे सीधे दामों पर बेची गई। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसको बहुत औने पौने दामों में बेच दिया गया। आर्थिक विषमता, बड़ी देशों में अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर बना और खाद्यान्न संकट आए। फिर काला बाजारी को बढ़ावा दिया गया। इतिहास में सबसे बड़ी जो गराज सेल है वो भी इसी शॉक थेरेपी के अंदर ही आता है। शॉक थेरेपी को इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इस बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम दामों में बेचा गया, और यानी कबाड़ के भाव में बेच दिया गया। यानी कि जो करोड़ों की कंपनी थी उनको कितने में बेच दिया गया? मान लो लाखों रुपए में बेच दिया जाए। एक तरह से पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गराज सेल है वो किसको कहा जाता है? शॉक थेरेपी को। किसको? जो शॉक थेरेपी उसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा गराज सेल भी कहा जाता है। अब हम आते हैं ऐसा हुआ क्यों। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन सेल में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए। यह अधिकार पत्र उन नागरिकों द्वारा कालाबाजारी को बेच दिए गए, क्योंकि ऐसे उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। साथ ही साथ इन स्थिति में नहीं थे कि वह सेल में भाग ले सकते। जितने भी नागरिकों के पास जो भी पत्र मिले थे कि सभी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, अधिकार पत्र, लेकिन सभी अपने नागरिकों ने अपने जो कालाबाजारी को बेच, जो भी उनकी पत्र थे उन्होंने उसको बेच दिया। तो जिन्होंने इस पत्र को खरीदा था तो उन्होंने बहुत कम दामों में कंपनियों को खरीद लिया था, इसलिए इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा गराज सेल भी कहा जाता है। अब आते हैं समाजवादी देश और भारत। जो समाजवादी देश है, अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर और इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया और यूएसएसआर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे विचार विमर्श करते हैं।
भारत और समाजवादी देशों के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं। रूस शुरू से ही भारत की मदद करता आया है। दोनों अपना सपना बहुध्रुवीय विश्व का है, मल्टीपोलैरिटी है। दोनों देश ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अब 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए थे। भारत रूसी हथियारों का खरीदार, सबसे बड़ा खरीदार अगर हम बात करते हैं तो रूसी हथियारों को जो खरीदारी है भारत बहुत करता है रूस से। भारत रूस से तेल का आयात करता है, वैज्ञानिक योजनाओं से रूस की मदद करता है। कश्मीर मुद्दे पर रूस भारत के समर्थन में है, यानी जो कश्मीर मुद्दा है उसमें रूस भारत का समर्थन करता है। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देश रूस और भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर उसको बनाया था। अरब क्रांति क्या है, यानी कि अरब स्प्रिंग क्या है? तो एक ट्यूनीशिया क्या है, उत्तर अफ्रीका का एक छोटा सा देश है। यहाँ पर तानाशाही सरकार थी, यहाँ के मीडिया पर पाबंदी थी, वह सरकार के खिलाफ कुछ भी दिखा नहीं सकते जी। एक तरह से आप कह सकते हो सेंसरशिप लगा था, जो मीडिया है सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती है। तानाशाही देश होने की वजह से यहाँ के जो लोग थे, अत्याचार होते ही उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। और 1987 में यहाँ के राष्ट्रपति जिंग इल अबिदीन बेन अली बने। अब आते हैं अरब क्रांति की शुरुआत। अरब क्रांति की शुरुआत मोहम्मद जाओजी नामक एक गरीब व्यक्ति के आत्मदाह करने की वजह से हुआ था। जो अरब क्रांति है उसमें जो मेन कैरेक्टर हम बात करते हैं तो मोहम्मद जाओजी नाम के एक गरीब आदमी है, उसने अपना आत्म सुसाइड कर लिया, तो उसकी वजह से ये अरब क्रांति एक तरह से हिमात स्टार्ट हुई। अब हम बात करते हैं मोहम्मद जाओजी कौन थे। मोहम्मद जाओजी गरीब व्यक्ति थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था। जब 3 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और वह फल बेच रहा था। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में, मतलब इनकी एक तरह से बायोग्राफी बता रखी है। अब आते हैं मुख्य समस्या क्या थी, जिसकी वजह से ये जो अरब युद्ध है वो हुआ, उसकी मुख्य समस्या ये क्या थी। तो मोहम्मद जाओजी ने टाउन हॉल के पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उनकी अनुमति को वहाँ नहीं मिल पा रही थी। तो 17 दिसंबर को जब वो फल बेचने के लिए उसी स्थान जा पहुँचे जहाँ पर वो रोज़ फल बेचा करते थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई और व्यक्ति अपना सामान बेच रहा है। उन्होंने उस व्यक्ति से बात करके कहा कि वह वहाँ से हटा लेने की कोशिश की। इसने ना मानने पर उन्होंने पुलिस से बात किया, लेकिन पुलिस ने उनके फल और उनका सामान छीन लिया और उनकी बेइज्जती के साथ साथ उन्हें मारा भी था उन्हें। अब इस सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी केरोसिन छिड़ककर और खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। लोगों ने इसके बचाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं बच सके और आत्मदाह करते वक्त उनके चचेरे भाई अली ने इस घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो फेसबुक की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 4 जनवरी 2011 को इसकी मृत्यु हो गई और इनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। अब बात करते हैं कि मोहम्मद जाओजिया के मृत्यु के बाद वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो मोहम्मद जाओजिया की मृत्यु के बाद कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए और उसी वजह से लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मोहम्मद जाओजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया के लोगों ने भारी संख्या में विरोध करना आरंभ कर दिया। विरोध को दबाने के लिए वहाँ के सरकार द्वारा उन पर गोलियां भी चलाया ताकि लोग उन पर शांति से बैठ जाएं, और ऐसा नहीं हुआ। विरोध के बढ़ते की वजह से कर्फ्यू लग गया और बाद में आपातकाल भी लगा दिया गया। अंत में बेन अली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बेन अली का शासन खत्म हो जाता है। अब आता है ट्यूनीशिया के लोगों ने विद्रोह क्यों किया। पहला तो उनके अंदर गुस्सा था, किसको लेके, मोहम्मद बाऊजीजी की जो मृत्यु है उसको लेके उनमें गुस्सा था। तानाशाही वहाँ बहुत ज़्यादा चलती थी। बेन अली की जो तानाशाही वो चलता था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, गरीबी बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी। और मोहम्मद अली की जो कांड हुआ था उसको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखे थे। अब हम बात करते हैं कि ट्यूनीशिया के आंदोलन के सफल होने के बाद धीरे धीरे आंदोलन पूरे उत्तर अफ्रीका और अरब देशों में कैसे फैला। तो ये जब ये आंदोलन सफल रहा तो उसको धीरे धीरे आंदोलन पूरी उत्तरी अफ्रीका और अरब देशों में धीरे धीरे वो फैल गया।
अब अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या हुए? अरब क्रांति के परिणाम। अरब क्रांति सफल नहीं हुई, पहली चीज़, और इसका लाभ केवल ट्यूनीशिया में ही हुआ। जो उसका अरब क्रांति है उसका लाभ कहाँ हुआ? सिर्फ ट्यूनीशिया में हुआ, पूरे अरब देश में नहीं हुआ। अरब क्रांति की वजह से लीबिया, सीरिया पूरी तरह से तबाह हो गए। जो अरब क्रांति है इसकी वजह से दो देश, यानी कि एक हम बात करते हैं लीबिया और सीरिया, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कुछ देशों में सैन्य शासन ज़्यादा मजबूत हो गए। जो सैन्य शासन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया उन्होंने, और प्रसादी अरब और अन्य देशों ने इसकी स्थिति जो धीरे धीरे वो संभाल गई। अब बात हम करते हैं मध्य पूर्व का संकट। जो मध्य पूर्व है उसका संकट, यानी कि वहाँ की प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी, तो वो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मध्य पूर्व के संकट के अंदर मुख्य रूप से हमें दो विषयों पर बात करनी होती है। पहला आता है अफगानिस्तान संकट। क्या था ये, कब से कब हुआ था? 1979 से लेके 1989, यानी 1989 से लेके 1989 से लेके 1979 से लेकर 1989 तक ये पूरा संकट चला था। इसी को हुई है प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अफगानिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अफगानिस्तान की राजनीति व्यवस्था क्या है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा देखते हैं। अफगानिस्तान विश्व युद्ध और शीत युद्ध दोनों से अलग रहा है। जो अफगानिस्तान है वो पहले तो विश्व युद्ध में उसने कोई भाग नहीं लिया, जो शीत युद्ध था उसमें उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। 1960 में अफगानिस्तान के जो राजा थे जिनका नाम क्या था, जाहिर शाह, वो कुछ राजनीतिक बदलाव किए और अफगानिस्तान में चुनाव करार गए। लोगों की जो राजनीतिक लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए गए, स्त्री शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और 1973 में राजा के चचेरे भाई दाऊद खान ने उन्हें हटा दिया और वह खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन बैठे। अब आते हैं यहाँ पे समाजवादी हस्तक्षेप क्या हुआ। पाँच साल बाद यानी कि 1978 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसे PDPA भी के नाम कहते हैं, दाऊद खान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। PDPA एक समाजवादी पार्टी थी। इन्होंने पूरी भूमि सुधार प्रक्रिया के तहत ऐसे लोगों के से ज़मीन लेना शुरू कर दिया जिन्होंने पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। इस ज़मीन को उन लोगों को बांटने में लगे जिनके पास ज़मीन नहीं थी। ये तो सही उन्होंने ये करा, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा थी उनसे ज़मीन लेके, जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको उन्होंने ज़मीन दे दिया। इस वजह से अफगानिस्तान के गांव के लोग सरकार के से नाराज़ हो गए। सिंपल सी बात है यार, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है तो आप उनसे अगर ज़मीन लोगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो नाराज़ होंगे ही। लोगों ने विरोध करना आरंभ कर दिया। जितने भी लोग थे वो उनका एक तरह से विरोध करना वो आरंभ कर दिया। सरकार द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए कोशिश की गई पर इनसे कामयाब नहीं रहे। अब हम बात करते हैं जो सरकार ने बहुत विद्रोह होता है उसको दबाने की कोशिश करी बट उसमें वो कामयाब नहीं रहे। अब हम बात करते हैं कि जो USSR है और अफ़गानिस्तान है उनमें क्या रिलेशन रहा। फिर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तानी युद्ध कब हुआ, उसकी फिर समाप्ति कैसे, फिर उसके परिणाम क्या हुए, वो सारी चीज़ें हम यहीं पे आज डिस्कस करेंगे। अब ये आज जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश करना है, चाहे थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, नो इशू। अफगानिस्तान में बनी समाजवादी सरकार ने सोवियत संघ की मदद मांगी और सोवियत संघ ने इसकी मदद करने के लिए अपने हथियार और अन्य सामग्री उपलब्ध करा दिया। फिर भी लोगों ने विद्रोह पर काबू नहीं पाया जा सका। व्यवस्था को खराब होते हुए देखकर 1979 में सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजा। 34 मुस्लिम देशों और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में भेजे जाने का विरोध किया। कि 34 जो मुस्लिम देश थे वो और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है इन सब ने विरोध किया कि अब सोवियत संघ ने अपनी सेना अफगानिस्तान में क्यों भेजा है। पर जो सोवियत संघ ने किसी की नहीं सुनी और अफगानिस्तान के शहरों और वहाँ के संचार व्यवस्था पर पूरा कब्जा कर लिया। अब हम बात करते हैं जो अफगानिस्तान युद्ध हुआ 1989 से लेकर 1989 के बीच में। इन दौरान अफगानिस्तान के लोगों सोवियत संघ की सेना के बीच में युद्ध शुरू हो गया और अफगानिस्तान के लोग थे और जो सोवियत संघ की सेना थे उनके आपस में क्या युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। अब अफगानिस्तान के लोगों में इसे धर्म युद्ध का नाम भी दिया गया। उन्होंने कहा कि एक तरह से धर्म युद्ध भी है
अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन किया गया और इस तरह से दोनों महाशक्तियां अफगानिस्तान युद्ध में आमने सामने आ गई। लादेन भी इसी युद्ध में शामिल था और इसी युद्ध से शुरुआत से तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन भी शामिल थे। अब हम आते हैं अफगानिस्तान की युद्ध समाप्ति कैसे हुई। तो 1985 में गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था में बदलाव लाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी जो सेना है उसको वापस बुला लिया। 1989 में सोवियत संघ सेना पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर आ चुकी थी। इस तरह अफगानिस्तान का जो युद्ध है वो धीरे धीरे पूरा समाप्त हो गया। अब बात करते हैं कि जो अफगानिस्तान युद्ध है उसकी समाप्ति के बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो यूएसएसआर की सेना बाहर जाने के बाद भी अफगानिस्तान की समस्या ख़त्म नहीं हुई। वहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो गए और इसी आतंकवादी गुटों के बीच इस दौरान विकसित हुए और जैसे अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया और अन्य गुट इसी समय में बने थे। अब हम बात करते हैं खाड़ी युद्ध क्या है। 1979 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इराक के समझाने की कोशिश की गई लेकिन इराक नहीं माना और इसी दौरान यूएनओ ने इराक पर बल का प्रयोग करने की अनुमति दे दी। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। जो खाड़ी युद्ध की सैन्य अभियान किया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। यूएनओ की सेना ने को इराक पर हमला करने के लिए भेजा गया। ये सेना वैसे तो 34 देशों की मिली जुली सेना थी पर इसमें 75% जो सेना थी वो किसकी थी, यूएसए यानी कि अमेरिका की थी। इस सेना ने जनरल भी अमेरिकी थे। जो ये सेना था उसके जो जनरल होते हैं वो कहाँ के थे, वो अमेरिका के थे। अब यहाँ पे सद्दाम हुसैन को उस समय इराक के राष्ट्रपति थे। इराक के राष्ट्रपति कौन थे वहाँ पे उस समय, सद्दाम हुसैन। उन्होंने कहा कि जंग 100 जंगों की एक जंग होगी, मतलब उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इराक बड़े ही आराम से कुछ दिनों में हार गया और उसे कुवैत से हटना पड़ा। और इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्तियों का खुला प्रदर्शन किया। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया इसके लिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। तो जो खाड़ी युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका ने 75% सेना अपनी भेजी थी, यानी यूएनओ ने अपनी तरफ से सेना भेजी थी। इसे यहाँ पे जो एडवांस बम यूज़ करे गए थे अमेरिका द्वारा, तो इसीलिए इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस युद्ध का टीवी पे लाइव दिखाया गया था, जिस वजह से इसका वीडियो गेम वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडियो गेम वॉर, क्योंकि इसको टीवी पे लाइव दिखाया गया था कैसे वहाँ पे युद्ध हो रहा है। यूनियन द्वारा कुछ लिए गए इस फैसले से नाटकीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी यूनियन द्वारा कोई इस तरह के निर्णय नहीं लिए गए थे। जो यूएनओ है उसके जो सदस्य हैं उनमें ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया कि हम जाके कुवैत पे, एक्चुअली जो अमेरिका है, अमेरिका वहाँ पे जाके जो इराक है, इराक में तेल के जो कुएँ थे उस पर अपना हक जमाना चाहता था। इसी वजह से उन्होंने ये करा था। उसका कोई कारण नहीं था कि इन्होंने हथियार रखे, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिका उनसे तेल के कुएं पे अपना हाथ दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने आक्रमण किया था। देखिए चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम आगे भेजेंगे। अब इसका इस बुक का चैप्टर 3 बहुत जल्दी वीडियो आएगी, तो एक पूरा वीडियो हमारा फिनिश हो जाता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।